नीट प्रिपरेशन में कई स्टूडेंट्स सिर्फ स्टार्च और सेल्यूलोज पर फोकस करते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन, इनुलिन और डेक्स्ट्रन के पीछे का लॉजिक आज हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, इसके स्ट्रक्चर को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया था। तो इसकी बस एक दो लेबलिंग को कंप्लीट करने के बाद हम लोग ग्लाइकोजन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेबलिंग यहाँ पे क्या रह गई है? लेबलिंग यहाँ पे ये रह गई है कि इसका जो लेफ्ट एंड है वो क्या है, ये वाला एंड इसका नॉन रिड्यूसिंग है। दिस इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। किसका नॉन रिड्यूसिंग एंड है? तो ये जो है ये इसके स्ट्रेट चेन का नॉन रिड्यूसिंग एंड है। नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। इसी तरह ये जो इसका लेफ्ट साइड है, ठीक है, यहाँ पे जो ये ब्रांच हो गया है, यहाँ पे जो ये ब्रांच हो गया है और फर्दर यहाँ पे फिर क्या है, ग्लूकोज की यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये एंड अगेन इसका लेफ्ट एंड है, तो ऑलवेज इसका लेफ्ट एंड चाहे स्ट्रेट चेन हो चाहे वो ब्रांच हो, वो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसके नॉन रिड्यूसिंग एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ, लेकिन किसका? ब्रांच चेन का, ब्रांच चेन। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके राइट एंड की बात करें तो इसके पास एक ही राइट एंड है और वो है इसके स्ट्रेट चेन का। तो राइट एंड हमेशा क्या होगा, ये रिड्यूसिंग होगा। यहाँ पे हम लोग इस बात को भी लिख लेते हैं कि ये जो है इसका रिड्यूसिंग एंड है, रिड्यूसिंग एंड है। ठीक है, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ नॉन रिड्यूसिंग एंड की बात करें, नंबर ऑफ नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है, तो जितने ब्रांच चेन होंगे हर का एंड क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड को बता रहा होगा। सपोज कर लेते हैं 15 ब्रांच है, तो 15 क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग एंड होंगे। तो जितने ब्रांच चेन है, सपोज यहाँ पे ये ब्रांच चेन है, तो जितने ब्रांच चेन होगा उसका सबका राइट एंड क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 ब्रांच है, तो 50 ब्रांच पे क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा, प्लस एक नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है वो स्ट्रेट चेन का होगा। तो नंबर ऑफ नॉन रिड्यूसिंग एंड क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लस 1, एंड दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं कि सो नंबर ऑफ नॉन रिड्यूसिंग एंड, NRE कहने का मतलब है यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग एंड, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्टार्च के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्च जो है ये प्लांट्स बनाते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के बाद, फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, and it serves as energy storing material, serves as energy storing material। कहाँ पे? इन प्लांट्स। ये कभी भी एनिमल्स का एनर्जी स्टोरिंग मटेरियल नहीं होगा। एनिमल का जो एनर्जी स्टोरिंग मटेरियल है वो है ग्लाइकोजन, जिसको जस्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड इन, कहाँ पे मिलता है? ऑब्वियसली ये प्लांट्स में मिलेगा, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है? तो ये स्टोर होता है सीरियल ग्रेन्स में, सीरियल ग्रेन्स, एज फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, चावल और गेहूं जिसकी रोटी बना करके हम लोग खाते हैं, ये पोटैटो में स्टोर होता है। ठीक है, ये टैपियोका में स्टोर होता है, एक तरह का ये प्लांट है टैपियोका। ये सारे एग्जांपल्स आपको नीट पर्सपेक्टिव से याद रखने ही रखने हैं। ये लेज्यूम्स में स्टोर होता है, लेज्यूमिनस प्लांट्स में। ठीक है, और ये बनाना में भी स्टोर होता है। तो अगर आपको इतने एग्जांपल्स याद रहते हैं, ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ नीट का एक भी क्वेश्चन और एक भी एग्जांपल आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है,
अब हम लोग किस मटेरियल में स्टार्च है या नहीं है, तो इसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे? तो इसका पता हम लोग लगाते हैं आयोडीन टेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग साइड हेडिंग बनाते हैं आयोडीन टेस्ट का। ठीक है, आयोडीन टेस्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको स्टार्च कंटेनिंग फूड मटेरियल को आयोडीन से टेस्ट करते हैं तो वो फूड मटेरियल जो है ब्लू कलर देता है। क्यों ब्लू कलर देता है? क्योंकि जो स्टार्च में हेलिक्स हैं, उन हेलिक्स में जाकर के आयोडीन वहाँ पे फंस जाता है, वहाँ पे एंटेंगल्ड हो जाता है, और इस एंटेंगल्ड होने के बाद वो वहाँ पे ब्लू कलर देता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। आयोडीन ऑक्यूपाइज पोजीशन इन द इंटीरियर ऑफ हेलिकल कॉइल ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्टार्च को नीट पर्सपेक्टिव से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन के बारे में अगर हम लोग समझना चाहें तो हमें ये समझना होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो अमाइलोपेक्टिन की ही तरह है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अमाइलोपेक्टिन। बट मोर फ्रीक्वेंट ब्रांचिंग, मतलब इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगा और कम ड्यूरेशन पे होगा, कम ग्लूकोज की यूनिट के बाद होगा। कितने ग्लूकोज की यूनिट के बाद होगा? यहाँ पे ब्रांचिंग जो है हर 8 से 12 ग्लूकोज यूनिट के बाद हो रहा है। एवरी 8 to 12 ग्लूकोज रेसिड्यू, या फिर यूनिट्स भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसा कि हमने अमाइलोपेक्टिन में देखा था कि ये एक ग्लूकोज यूनिट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 पे क्या हुआ? ब्रांचिंग हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अगेन 25 पे ब्रांचिंग हो गया। इसी तरह ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन हम लोग ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लाइकोजन में क्या होगा? 8 से 12 रेसिड्यू के बाद ब्रांचिंग होगा। मतलब 8 ही का अगर हम लोग मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ ब्रांचिंग हो गई। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हो गई। इसी तरह 8 से 12 ग्लूकोज रेसिड्यू पे ब्रांचिंग होता जाएगा। इसका मतलब है ग्लाइकोजन में ज़्यादा ब्रांचिंग होंगे, मोर फ्रीक्वेंट ब्रांचिंग होंगे। इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो है अमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेंस है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ठीक है, इसका जो मेन चेन है, ठीक है, जैसे हमने स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन को देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी इसके मेन चेन में जो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मेन चेन में क्या है? यहाँ पे है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी तरह यहाँ पे जो ब्रांच हो रहा है, जिस तरह से अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग अल्फा 1,6 लिंकेज था, यहाँ पे भी जो ब्रांचिंग है वहाँ पे अल्फा 1,6 लिंकेज है। ब्रांचिंग में क्या है? यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जैसा कि हमने देखा, इट इज प्रेजेंट एट एवरी 8 to 12 ग्लूकोज रेसिड्यू। और जैसा कि हमने स्टार्च के लिए देखा था कि जो स्टार्च है वो प्लांट में स्टोर होता है, ये जो है एनिमल्स के मसल्स और लीवर में स्टोर होता है। इट इज स्टोर्ड इन
लीवर एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स में भी, मैमल्स में, ठीक है। और आयोडीन के साथ, आयोडीन जो इसका टेस्ट हम लोग करते हैं, तो आयोडीन टेस्ट के बाद ये रेड कलर देता है। स्टार्च जो है वो ब्लू कलर देता है, ये जो है रेड कलर देता है, इट गिव्स रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ग्लाइकोजन को भी कंप्लीट कर लिया है। मूव ऑन करते हैं हम लोग इनुलिन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग इनुलिन के लिए फ्रेश हेडिंग बना लेते हैं, इनुलिन, ठीक है। अब इनुलिन से रिलेटेड ज़्यादा हमें इसके स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स को हमें याद रखना है। इनुलिन जो है वो फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, कहने का मतलब इसमें बार बार फ्रुक्टोज अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं दिस इज पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है। और ये डहलिया के रूट्स एंड ट्यूबर्स में पाए जाते हैं। इट इज प्रेजेंट इन रूट्स and tubers of डहलिया, ठीक है। और इसको जब अगर इसको हम लोग अपने बॉडी के अंदर ले लें, या फिर डॉक्टर्स करते भी हैं किडनी फंक्शन टेस्ट देखने के लिए, किडनी फंक्शन टेस्ट में एक एग्जैक्ट पैरामीटर है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन बस मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट में GFR को मेजर करते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। बॉडी जो है हमारी इनुलिन को थोड़ा सा भी यूज़ नहीं करती है, पूरा का पूरा इनुलिन जो है हमारे किडनी से होता हुआ हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ये इनुलिन कितने टाइम में यूरिन के थ्रू बाहर निकला, सपोज अगर डॉक्टर ने लेट्स से फॉर एग्जांपल x मिलीग्राम ऑफ इनुलिन को बॉडी में इंजेक्ट किया है, तो x मिलीग्राम ऑफ इनुलिन को यूरिन के थ्रू किडनी से फिल्टर होते हुए बॉडी से निकलने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, वॉट एवर इट कैन बी, ठीक है। वो डॉक्टर अच्छे से जानता है। तो जितने टाइम में निकला इनुलिन हमारे यूरिन के थ्रू, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हमारी किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को बता रहा है। अब जितना नॉर्मल होना चाहिए उतने नॉर्मल में आ रहा है तो ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम में आ रहा है या फिर उससे कम टाइम में आ रहा है, इसका मतलब किडनी का जो GFR है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया है, ठीक है। तो ऐसा डॉक्टर क्यों यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि हमारी बॉडी इसको थोड़ा सा भी यूज़ नहीं करती है, पूरा का पूरा यूरिन से निकाल देती है, और जितने टाइम में निकाल रही है उस रेट को डॉक्टर मेजर करके हमारे किडनी का डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल मेटाबोलाइज्ड यहाँ कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी इसको अपने केमिकल रिएक्शन में नहीं ले रही है। मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, so this is used for measuring glomerular filtrate rate। ये जब हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको क्लियर करेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जिसको हम लोग GFR बोलते हैं, GFR ऑफ किडनी, ठीक है। यहाँ तक हमने इनुलिन को भी देख लिया है। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड जिसका नाम है डेक्सट्रन, ठीक है। डेक्सट्रन के बारे में बस हमें इतना याद रखना है कि ये बैक्टीरिया का एक तरह का स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, बस इससे ज़्यादा नीट में इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं। दिस इज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ बैक्टीरिया, और ये ईस्ट में भी होता है, एंड ईस्ट, ठीक है। अब जो हमारे दांतों के ऊपर एक पीला सा लेयर जम जाता है, ठीक है, वो क्या है, डेक्सट्रन की एक लेयर है। मतलब बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे दांतों के ऊपर एक पीले रंग का लेयर सिक्रेट कर देता है जिसको हम लोग डेंटल प्लाक बोलते हैं, ठीक है। तो उस डेंटल प्लाक का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डेक्सट्रन है। तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं, बैक्टीरिया सीक्रेट्स व्हाट, इट सीक्रेट्स डेक्सट्रन ऑन आवर टीथ सर्फ दैट मेक्स द डेंटल प्लाक, ठीक है।
यहाँ तक हमने डेक्स्ट्रन को भी देख लिया। अब हमें कुछ बातें यहाँ पे नोट में लिखनी है। यहाँ पे हम फ्रेश हेडिंग बनाते हैं एक नोट का, ठीक है, और ये सारे नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमेशा पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में स्टोर होंगे, वो कभी भी मोनोसैकेराइड के फॉर्म में स्टोर नहीं हो। ऐसा क्यों होगा, इस लाइन को लिखने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो पॉलीसैकेराइड बना करके अपने आप को स्टोर करेगा तो क्या होगा, वो पॉलीमर्स बना देंगे। पॉलीमर्स बना देंगे इसका मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि उनका पॉलीमेराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। मोनोमर्स आपस में मिल करके कॉम्प्लेक्स यूनिट जो बनाए हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पॉलीमेराइजेशन हो जाएगा। पॉलीमेराइजेशन जब होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल जब वो मोनोसैकेराइड थे तो वो अलग अलग बिखरे पड़े थे, तो इनको स्टोर करना ज़्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यही सारे मॉलिक्यूल्स अगर आपस में मिल करके इस तरह की एक यूनिट बना दे रहे हैं, ठीक है, तो जो अभी इतना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा था वो अब इतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब ये कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब जब ये मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड बनते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। पहले क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो हुआ है, तो जो पहले मॉलिक्यूल्स अलग अलग यहाँ पे थे वो साथ आ गए, तो मॉलिक्यूल्स जो दूर थे वो अब साथ आ गए हैं। उनके साथ आने को, पास पास आ जाने को हम लोग बोलते हैं उनका कंडेंसेशन हो गया है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं जब बारिश होती है तो बादल कंडेंस हो जाता है, तो जो बादल रहता है उसमें वाटर क्या है, गैस फॉर्म में है, वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, लेकिन बारिश होती है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास आकर के लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं और उनका कंडेंसेशन हो जाता है। तो कंडेंसेशन कहने का मतलब ये नहीं है कि बारिश का हो जाना, कंडेंसेशन कहने का मतलब है चाहे कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, उन मॉलिक्यूल्स का पास पास आ जाना, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बिखरे पड़े हैं वो पास आकर के अपने आप को कम स्पेस में वो अब अपने आप को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पॉलीमराइजेशन होने की वजह से क्या हुआ है, एक तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ है, कंडेंसेशन रिएक्शन भी हुआ है, कंडेंसेशन, ठीक है। और इन दोनों के होने की वजह से क्या होगा, बल्क जो है यहाँ पे, जो बल्क है, बल्क यहाँ पे कंडेंस हो गया है, बल्क इज रिड्यूस्ड। इसको हम लोग लैंग्वेज में ऐसा लिख सकते हैं कि बल्क इज रिड्यूस्ड, बल्क इज रिड्यूस्ड। बल्क रिड्यूस हो गया तो इनको स्टोर करना इजी होगा क्योंकि ये कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, बिकम्स इजी टू स्टोर। स्टोर कहने का मतलब है सेल के अंदर इनको स्टोर करना इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा रीज़न एक्सप्लेनेशन वर्दी है वो ये है कि ये केमिकली पॉलीमराइजेशन होने के बाद ये केमिकली नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, केमिकली नॉन रिएक्टिव। ऐसा क्यों होता है, तो इसका लॉजिक रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड से है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जितने मोनोसैकेराइड्स होंगे उनका उतना रिड्यूसिंग एंड होगा। सपोज़ यहाँ पे 50 मोनोसैकेराइड्स हैं तो यहाँ पे 50 रिड्यूसिंग एंड होगा, मतलब 50 एंड्स इसके रिएक्ट करेंगे किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से। लेकिन जब ये पॉलीमराइज कर जाएगा तो इसका सिर्फ राइट साइड रिड्यूसिंग एंड होगा, ठीक है। तो इसका रिड्यूसिंग एंड जो है वो 50 से 1 तक रिड्यूस हो गया, मतलब जो 49 था वो कम हो गया, जो पहले 50 रिड्यूसिंग एंड था वो 1 हो गया, मतलब इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम हो गई है। अब ये हमारे सेल के अंदर किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल नॉन रिएक्टिविटी कहने का मतलब यही है। यहाँ पे भी एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन decreases reducing ends
और यहाँ पे लास्ट फैक्ट जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पॉलीमराइजेशन होने के बाद कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसको थोड़ा डिफाइन मैं करता हूँ यहाँ पे। ऑस्मोसिस जो है बेटा, ऑस्मोसिस जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ा केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा और इसको सिंपल करता हूँ। ऑस्मोसिस जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, वाटर को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो अगर सेल, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज के 50 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनको स्टोर करना है इस सेल में, और इस सेल के पास सिर्फ 40 वाटर मॉलिक्यूल को स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे मैं बस एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि अगर ये 50 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं और हर ग्लूकोज के पास टेंडेंसी है कि ये अपने तरफ 4 वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, तो अगर ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल अकेले मतलब मोनोसैकेराइड के फॉर्म में सेल के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है, तो 50 × 4 मतलब ये 200 वाटर मॉलिक्यूल को इस सेल के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। और इस सेल की कैपेसिटी क्या है, 40 वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर स्टोर करने की। तो 200 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएगा तो सेल फट सकता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में, है ना, पॉलीमराइज करके क्या करते हैं, एक पॉलीमर, यहाँ पे जो पॉलीमर है लेट्स से फॉर एग्जांपल वो एक पॉलीसैकेराइड बनानी है। तो हमने क्या देखा था, जो मोनोसैकेराइड है ना, एक मोनोसैकेराइड कितना 4 को ले जा रहा है, ये भी 4 को ले जा रहा है, ये फिर एक ग्लूकोज 4 को ले जा रहा है, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 50, तो 50 × 4 200 हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे जब सारे मोनोसैकेराइड्स मिल करके एक पॉलीसैकेराइड बना दिए हैं, तो ये एक पॉलीसैकेराइड अपने तरफ सिर्फ 4 वाटर मॉलिक्यूल को ही अट्रैक्ट करेगा, है ना। हालांकि ये पॉलीसैकेराइड कितने से बना हुआ है, 50 मोनोसैकेराइड से बना हुआ है, लेकिन सब आपस में मिल गए। और जो पानी को खींचने की टेंडेंसी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड का एक मॉलिक्यूल है, तो ये अपने तरफ 4 ही वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे जो है मोनोसैकेराइड के 50 मॉलिक्यूल हैं, तो ये अपने तरफ 200 को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन होने से भी क्या होता है, पॉलीमर्स जो हैं वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, और जब बॉडी में उनकी ज़रूरत होती है तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, वो छोटे छोटे यूनिट्स में टूट जाते हैं और फिर हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। तो इस पॉइंट को भी लिख करके आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। व्हेन रिक्वायर्ड polysaccharides are broken down by enzymes to release एनर्जी। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में सेल्यूलोज के साथ। दिस इज़ बायो ज़माने साइनिंग ऑफ।